हेलो बच्चों, माय नेम इज सचिन अग्निहोत्री, फिजिक्स फैकल्टी एट कंपटीशन। तो अपन ने 2018 के जो जेईई एडवांस का पेपर 1 हुआ था उसके क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए थे। पेपर 2 बचा था, तो पेपर 2 के क्वेश्चन अपन 1 बाय 1 डिस्कस करना चालू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट एट द ओरिजिन, इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एंड स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द x एक्सिस। Its kinetic energy K changes with time as dk by dt is equals to gamma t, where lambda, अब यहाँ पे देखो एक मिसप्रिंट हो गया शायद, यहाँ पे ये lambda की जगह गामा है ना, क्योंकि lambda तो अपने पास है ही नहीं। गामा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अपन को काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम अपन को गिवन है dk by dt, ठीक है, और जिसकी वैल्यू अपन को गिवन है गामा टी। अब अपन को 1 बाय 1 स्टेटमेंट देखना है और उनको चेक करना है कि क्या ये ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो अपने पास पहले ये देख लेते हैं कि dk बाई dt होता क्या है। जो किसी भी पार्टिकल, जैसे मान लो m मास का पार्टिकल है, वो अपने पास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी डिफाइंड एज हाफ एम वी स्क्वायर। सही बात है। मैं इसको कर देता हूं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डी के बाय डी टी अपने पास कितना बनेगा, हाफ एम टू वी इंटू डी वी बाय डी टी। तो अल्टीमेटली अपन को गिवन क्या है, अपन को गिवन है एम वी इंटू डी वी बाय डी टी इज इक्वल्स टू गामा टी। ये अपन को गिवन है। सही बात है, क्योंकि यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा तो एम वी डी वी बाई डी टी बचेगा। तो यहाँ से अपने पास मास जो है वो एम ही अपन को गिवन है। ठीक है, मास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो यहाँ से अपन वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकाल लेते हैं। देखो वी डी वी इज इक्वल्स टू गामा डिवाइड बाई एम टी इंटू डी टी। ठीक है, ये तो अपन ने किसके लिए देखा है, एक पार्टिकल के लिए। ठीक है ना। अब यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, देखो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0 पे, क्वेश्चन में बोला हुआ है पार्टिकल ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट एट ओरिजिन। कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, x इज इक्वल्स टू 0 पे, रेस्ट पे है, t इज इक्वल्स टू 0 पे, वेलोसिटी थी 0, टाइम t के ऊपर वेलोसिटी होगी मान लो v। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो अपने पास बनेगा ये वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू गामा बाई एम बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बनेगा अपने पास टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू आ जाती है, टी बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ गामा डिवाइड बाई एम, ये बनेगा अपने पास वेलोसिटी। ठीक है, और बोला है फोर्स अप्लाइड टू द पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो फोर्स का तो देखो अपन यहीं से देख लेते हैं कि फोर्स का अपन क्या कर सकते हैं। देखो पहले अपन चलो वेलोसिटी निकाल लिया अपन ने, है ना, तो वेलोसिटी जैसे अपन ने निकाली तो यहाँ से अपन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी, और जैसे ही मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा आई विल गेट द वैल्यू ऑफ गामा बाई एम, और गामा कांस्टेंट है, m वो भी कांस्टेंट है, इस वजह से एक्सेलरेशन अपने पास क्या आ गया, कांस्टेंट। अगर इस पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब f इज इक्वल्स टू m इंटू, ये भी क्या बनेगा, ये भी कांस्टेंट ही बनेगा अपने पास। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला हुआ है द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट, सही बात है। सेकंड बोला द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो यहां से देखो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये भी सही है। थर्ड है द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। t बराबर 0 पे कहाँ पे था, ओरिजिन पे था, तो अपन को जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही अपने पास x कोऑर्डिनेट बन रहा है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी या फिर बोले स्पीड कंटिन्यूसली टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, तो स्पीड को अपन क्या लिख पाएंगे, स्पीड को अपन लिख सकते हैं, यहां से लिखना चालू कर रहा हूं मैं, I will write dx by dt
इज इक्वल्स टू टी अंडर रूट ऑफ गामा बाय एम, इसको लिखेंगे डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा बाई एम ऐसे ऐसे और टी इंटू डी टी। अगेन इंटीग्रेशन लगाएंगे, t इज इक्वल्स टू 0 पे, पार्टिकल कहाँ पे था, x बराबर 0 पे, और टाइम t के ऊपर पार्टिकल कहाँ पे हो गया, लेट्स से x के ऊपर आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, पोजीशन x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा बाय m, और यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2। तो ये इसकी पोजीशन होगी एट एनी टाइम t। अपन को क्या बोला हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेज लीनियरली इंक्रीज नहीं करता, है ना। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास गलत। लास्ट, द फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। अगर अपने पास फोर्स कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो ये अपने पास कंजर्वेटिव भी होगा, ठीक बात। तो अपने पास आंसर बन जाएगा ए, बी एंड डी, ठीक। सी विल बी रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है, कंसिडर ए थिन स्क्वायर प्लेट फ्लोटिंग ऑन ए विस्कस लिक्विड इन ए लार्ज टैंक, ठीक है। द हाइट एच ऑफ द लिक्विड इन द टैंक इज मच लेस देन द विड्थ ऑफ द टैंक, ये भी बात सही है। द फ्लोटिंग प्लेट इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली विद a constant velocity u naught, constant velocity है। Which of the following statement is true? अब इसमें देखो हो क्या रहा है, मान लो अपने पास ये एक कोई प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट को कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स खींच रहा है, हाँ? या एक्सटर्नल फोर्स को अपन बाद में देख लेते हैं। ऐसे समझ लेते हैं, अपने पास ये जो प्लेट है ये कहाँ पे रखी हुई है, ये जो प्लेट है अपने पास ये रखी हुई है अपने पास एक लिक्विड सरफेस पे, और जो लिक्विड सरफेस है उसकी जो विड्थ है वो अपने पास कितनी है, h है, h हाइट है, ठीक है। और इसको बोला गया है कि यहाँ पे ना इसको f एक्सटर्नल से खींचा गया, इस तरीके से खींचा गया कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है u नॉट, ठीक है। और यहाँ पे अपन को फ्लूइड की विस्कोसिटी अपन को गिवन है नीटा। तो होगा क्या, जो अपने पास ये जो सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे जो विस्कस फोर्स होगा वो उसको पकड़ के पीछे की तरफ खींचेगा। तो विस्कस फोर्स अपने पास कितना आ जाएगा, नीटा ए डी बाय डी वाई मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। अब एच डी वाई की वैल्यू तो अपने पास कितनी हो जाएगी, या फिर अपने पास यहाँ पे एवरेज भी लिख पाएंगे अपन, है ना। मतलब वी कैन राइट इट एवरेज नीटा ए डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा वाई, मतलब नीटा ए इज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो प्लेट है इसका जो ये एरिया बनेगा दैट इज, जितना एरिया ऊपर है उतना का उतना ही अपने पास नीचे है, रेक्टेंगुलर प्लेट है। तो यहाँ पे अपने पास देखो ऊपर यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये जो सरफेस है इसकी जो वेलोसिटी रहेगी ये रहेगी यू नॉट अपने पास। तो इसको लिखेंगे यू नॉट माइनस 0 डिवाइड बाय, यहाँ पे अपने पास बॉटम से हाइट कितनी, बॉटम की जो अपने पास लेयर की वेलोसिटी रहेगी जो कि फ्लूइड की है वो अपने पास 0 रहेगी। तो यू नॉट माइनस 0 इज इक्वल्स टू हाइट अपने पास कितनी है, h माइनस 0। तो यहाँ से अपने पास जो विस्कस फोर्स बनेगा दैट विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू नीटा ए यू नॉट डिवाइड बाई h। तो वन बाई वन ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन में अपने को बोला हुआ है द रेजिस्टिव फोर्स, दिस इज द रेजिस्टिव फोर्स ना, रेजिस्टिव फोर्स ऑफ लिक्विड, दैट इज द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन द प्लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल h, बिल्कुल सही है, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल h है। बी बोल रहा है द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन द प्लेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ प्लेट, नहीं, इट इज डिपेंडिंग ऑन एरिया।
तो ये गलत हो गया। द टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है अपने पास एफ वी डिवाइड बाय ए, दैट इज अ टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब यहां पे देखो, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो यू नोट है वो कांस्टेंट है अपने पास, तो इसका जो एक्सेलरेशन बनेगा दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस तरीके से लगना चाहिए कि वो रजिस्टिव फोर्स के बराबर हो जाए, तो अपने पास एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो एफ नेट अपने पास इस तरफ में एफ वी और इस तरफ में एफ वी, तो एफ नेट बन जाएगा 0, एक्सेलरेशन हो गया 0, देयरफॉर द स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। तो अपने पास बोला हुआ है द टेंजेंशियल स्ट्रेस एफ वी डिवाइड बाई ए। अब अगर मैं यहाँ पे एफ वी डिवाइड बाई ए देखूँ तो आई विल गेट नीटा यू नॉट डिवाइड बाई एच। स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ द टैंक इंक्रीजेज विद यू नॉट, सही बात है, यू नॉट प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। द टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेट वेरीज लीनियरली विद द विस्कोसिटी ऑफ नीटा ऑफ द लिक्विड, ये भी सही है, ठीक बात है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, एन इन्फाइनेटली लॉन्ग लाइन थिन नॉन कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस एंड कैरीज ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा। इसका मतलब ये जो अपने पास नॉन कंडक्टिंग वायर है ना, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरीके से लेमडा, ठीक है। इफ पियर्सेस ए थिन नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, ये भी नॉन कंडक्टिंग है, बोथ आर नॉन कंडक्टिंग ना। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज का कोई भी ट्रांसफर होगा नहीं, ठीक है। स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, इन सच ए वे दैट द आर्क पी क्यू सबटेंस एन एंगल 120 डिग्री एज पर गिवन इन द डायग्राम at the center O of the spherical shell as shown in the figure. The permittivity of free space is epsilon naught. Which of the following statement is true? ठीक बात, स्टेटमेंट पढ़ना चालू करते हैं। मतलब ये था कि ये जो शेल है ना, जो स्फेरिकल शेल है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, और यहाँ से छेद निकाल के P और Q के ऊपर एक वायर ऐसे पिरो दिया गया, एंड द वायर इज ऑल्सो नॉन कंडक्टिंग, ठीक, जिसके अपने पास लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ठीक। फर्स्ट में बोला हुआ है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है गॉस ने क्या बताया था, वो होता है अपने पास समेशन ऑफ क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो चार्ज एनक्लोज्ड रहेगा, या फिर समेशन ऑफ क्यू बोलो या फिर एनक्लोज्ड बोलो, है ना, एनक्लोज्ड जो चार्ज रहेगा गॉसियन सरफेस में, उस चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अपने पास इस वायर की कितनी लेंथ यहाँ से और यहाँ तक ही अपने पास जो स्फेयर है उसके अंदर है, लेट्स से दिस लेंथ इज एल, तो एल अपन को निकालना है। तो एल निकालने के लिए क्या करें, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दे, ठीक है, ये आर है, ये 120 है, तो दिस विल बी 60 और ऊपर वाला भी कितना बनेगा 60, तो ये अपने पास एल कितना बन जाएगा L/2। दिस L/2 इज इक्वल्स टू, ये R है ना, तो R साइन 60 डिग्री, साइन 60 होता है अपने पास √3/2, तो अपने पास R की वैल्यू हो जाएगी √3R, L की वैल्यू हो जाएगी अपने पास √3R। तो अपने पास ये जो चार्ज एनक्लोज्ड है इसमें, ये अपने पास होगा कितना, लेमडा मल्टीप्लाई √3R, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो अपने पास जो फ्लक्स आउट होगा वो होगा अपने पास लेमडा √3R डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या यही बोला हुआ है, बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन अपने पास सही हो गया। सेकंड है द जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। अब देखो अपने पास जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरीके से होगा, वो हमेशा अपने पास इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, जो वायर होगा ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस तरीके से। The all directions are perpendicular like this, है ना।
ये अपन ने एक क्या मान लिया, सर्किल मान लिया, यहाँ पे ये प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। तो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है सर्किल, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा इसके वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। और जो अपने पास शेल दिया हुआ है, शेल इज नॉन कंडक्टिंग, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज इंड्यूस्ड अपने पास होगा नहीं, ठीक है ना, या फिर बोले चार्ज ट्रांसफर होगा नहीं इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा हर एक पॉइंट पे इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, इस लीनियर वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बोलो, या फिर आप बोलो कि यहाँ पे सरफेस पे, कौन सी सरफेस पे, शेल की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा जेड के परपेंडिकुलर होगा। अगर जेड के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपने पास शेल के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जेड कंपोनेंट है दैट विल बी जीरो ऑलवेज, है ना। इस डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा। तो अपने पास ये क्या बोल रहा है, द जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज दिस मच, तो ये तो गलत हो गया, है ना, क्योंकि फर्स्ट इज करेक्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द शेल एट ऑल पॉइंट्स, ये भी गलत है ना। कैसा होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लीनियर वायर, है ना। ये जो स्ट्रेट वायर है मतलब ऐसे बाहर की तरफ होगा, ठीक। अगर मैं बोलूँ ये अगर जेड है और इसको मैं बोल देता हूँ एक्स एक्सिस, और उसको अगर मैं इसके परपेंडिकुलर बोलता हूँ वाई एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एक्स वाई डायरेक्शन में रहेगा, एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा हमेशा, ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन के पैरेलल रहेगा हमेशा, और जेड एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक बात। तो ये भी अपने पास गलत हो जाता है, परपेंडिकुलर रहेगा इस मतलब जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ और एंगल होगा, यहाँ पे कुछ और एंगल होगा, यहाँ पे मे भी 90 हो सकता है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है ना। तो हर एक पॉइंट पे स्फेयर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक। इस वजह से ये अपने पास हो गया गलत, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है ए वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये अपने पास वायर है, इसको बेंड कर दिया गया, एंड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ एज शोन इन द फिगर, ठीक बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोन इन द फोर ऑप्शंस क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द इमेज ऑफ बेंट वायर, ठीक। एक तो अपने पास है f/2, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास एक तो इस पॉइंट पे जो रे जाएगी वो इसी तरीके से जाएगी, मान लो ये रे गई ऐसे, है ना। यहाँ से रे रिफ्लेक्ट हो गए ऐसे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, इसका मतलब ये रे जो है वो यहाँ कहीं से आती हुई दिखाई देगी, है ना, इस तरीके से। और अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट मान लूँ, जैसे मान लो लेट्स से दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट अपने पास कहाँ पे रखा हुआ है, ये f/2 पे रखा हुआ है। तो f/2 ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो अपने पास यहाँ से जो एक रे जाएगी, ये रे अपने पास कहाँ पे इमेज बनाएगी। देखो अगर मैं इमेज की डायरेक्शन देखूँ तो v इज इक्वल्स टू uf अपॉन -f, और यहाँ पे v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो u की वैल्यू माइनस ऑफ f/2 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे -f, है ना, कॉनकेव मिरर है ना, तो माइनस ऑफ f। तो यहाँ पे अपने पास अगेन f/2 माइनस का माइनस माइनस प्लस f, तो अपने पास देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस f/2 मल्टीप्लाई f डिवाइड बाय यहाँ पे अपने पास f/2, तो दैट विल बी प्लस f। मतलब अपने पास जो इमेज बनेगी ना इसकी, ये कितने डिस्टेंस पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी प्लस f पे। और अगर मैं देखना चाहूँ कि कितनी हाइट की बनेगी, तो अपने पास जो हाइट ऑफ इमेज है दैट इज माइनस ऑफ v बाय u मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो माइनस ऑफ v कितना है अपने पास f, और ये बनेगा अपने पास माइनस ऑफ f/2 मल्टीप्लाई h0। तो h ऑफ हाइट ये कितना बनेगा अपने पास,
ये बन जाएगा 2 ऑफ H नॉट, है ना, डबल बन जाएगा इसका। तो अपने पास जो इमेज बनेगी वो अपने पास कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे। ये अगर H नॉट है तो ये अपने पास यहाँ पे कहीं पे बनेगी इस तरीके से, देखो, दैट इज ऑफ 2H नॉट, ठीक है। और ये जो रे है वो कुछ इस तरीके से जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ से पास करती हुई, फोकस से पास करती हुई, ठीक बात है ना। तो अपने पास ये जो फोकस है, इस पे जो पॉइंट है उसकी जो इमेज है वो अपने पास कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, ठीक बात। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कि ये जो पॉइंट है इसकी इमेज अगर मैं देखूं, है ना, फोकस से थोड़ी सी इधर है, तो वो इमेज अपने पास किस तरफ बनेगी, वो अपने पास इस तरफ इनफाइनाइट पे बनेगी, राइट हैंड डायरेक्शन में। और जैसे जैसे मैं अपने पास इधर लेके आता हूं तो ये अपने पास जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पे आता है तो इमेज बन जाती है इनफाइनाइट पे। आप इधर भी इनफाइनाइट बोल सकते हो या फिर इधर भी इनफाइनाइट बोल सकते हो, ठीक बात है ना। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वायर, ये जो पॉइंट है ना, इसकी जो इमेज है वो अपने पास कहाँ बनेगी, वो अपने पास यहीं पे बनेगी। अगर मैं एक रे फोकस से पास करते हुए ऐसे पहुंचाऊं तो, और एक रे ऐसे पहुंचाऊं तो अपने पास यहाँ पे बनेगी। और अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ तो इस पॉइंट की जो इमेज है वो अपने पास कहाँ पे बनेगी, वो अपने पास यहाँ कहीं पे बनेगी, इस तरफ, ठीक है ना। और जैसे जैसे मैं इन पॉइंट्स को फोकस की तरफ लेके जाऊंगा वैसे वैसे अपने पास जो इमेज है वो पैरेलल लाइन जाते हुए इनफाइनाइट तक की तरफ चली जाएगी, वो नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अपने पास जो इमेज बनेगी ना वो किस हिसाब की बनेगी, वो अपने पास इस तरीके की बनेगी, ये इमेज और इसकी इनफाइनाइट, ये वाली लेंथ, ठीक बात है ना, इस तरीके से। अगर अपन को ये समझना है, जैसे मान लो कि अगर मान लो ये ट्राइंगल नहीं होता, है ना, ऐसी कोई शेप होती, ऐसी कोई शेप होती, तो इसकी लेंथ और ये जो शेप है ना वो इस तरीके से होती कि ये वाली जो लाइन है ये फोकल लेंथ पे ही होती, है ना, और ये अपने पास f/2 पे ही होता। तो अपने पास इसकी जो इमेज है वो अपने पास यहाँ कहीं पे बनती इस तरीके से। अल्टीमेटली ये अपने पास क्या बन जाता है, स्क्वायर टाइप में बन जाता, या फिर बोलो रेक्टेंगुलर टाइप में बन जाता, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाता जा रहा हूं, इसका मतलब मैं इमेज को इस तरफ लेके जाऊंगा ना, एंड दैट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो ये आंसर अपने पास नहीं बनेगा। ये आंसर बोल रहा है कि जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे ना वैसे वैसे आपकी इमेज की हाइट बड़ी होती जा रही है। कैसा है, ऐसा तो नहीं है, जो इमेज है वो अपने पास सेम ही हाइट की बनेगी ऐसे, ठीक है ना। अगर मैं इस लाइन पे इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट मान लूँ तो, ठीक बात है ना, इस तरीके से। तो अपने पास आंसर बनना चाहिए डी ऑप्शन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इन ए रेडियो एक्टिव डीके चेन 90 थोरियम 232 न्यूक्लियस डिकेज टू 82 lead 212 nucleus. Let n alpha and n beta be the number of alpha and beta particles respectively emitted in this decay process. Which of the following statement is true? तो अपन को कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और कितने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल अपने पास डीके के बाद मिले हैं वो बताना है अपन को, ठीक है। तो अपने पास ये जो थोरियम है 90 232, ये डायरेक्टली डीके हो रहा है अपने पास, एक तो लेड में 82 212, लेट्स से कि n अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मतलब हो गया कितना, हीलियम न्यूक्लियस, तो 2He4, और बीटा पार्टिकल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे अपन अल्फा पार्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं, 2He4 प्लस n बीटा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अपने पास इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, है ना, एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक नंबर दोनों बैलेंसिंग की कंडीशन में अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक मास अपने पास 212, या फिर अपन एटॉमिक मास बोले या फिर न्यूक्लियस का अपने पास मास बोले, ठीक है। मास नंबर बोलो, यहाँ पे कितना हो गया 4 ऑफ n अल्फा, और वहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे देखो n अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी
20 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो अपने पास 5 जो है वो तो अल्फा पार्टिकल एमिट हुए हैं, ठीक है। बीटा पार्टिकल के लिए क्या कर लेते हैं अपन नंबर को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। 90 इज इक्वल्स टू 82 प्लस 2n अल्फा माइनस ऑफ n ऑफ बीटा। 90 में से 82 गया 8, तो 2n अल्फा की वैल्यू अपने पास 5 पहले ही लिखी हुई थी, माइनस n बीटा इज इक्वल्स टू 8। तो n बीटा अपने पास कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2। तो अपने पास कितने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल हैं, 2 बीटा पार्टिकल हैं और 5 अल्फा पार्टिकल हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजर द स्पीड ऑफ साउंड बाय ए रेजोनेटिंग एयर कॉलम ए ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। जो ट्यूनिंग फोक है अपने पास उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज अपन को गिवन है, ठीक है। is used. The length of the air column is varied by changing the level of water in the resonance tube. ठीक बात है। 2 successive resonance are heard at air column of length 50.7 cm and 83.9 cm. तो अपन को ये भी नहीं बताया है कि ये कौन कौन से अपने पास रेजोनेंस है, शुरुआत से चल रहा है या फिर मिड से कहीं पे चल रहा है, कोई बात नहीं। Which of the following statement is true? The speed of the sound determined from the experiment. एंड करेक्शन अपन को बताना है, द वेवलेंथ ऑफ द साउंड बताना है, एंड द रेजोनेंस एट 50.7 द करस्पॉन्डिंग द फंडामेंटल हार्मोनिक। तो ये बोल रहा है कि 50.7 सेंटीमीटर पे अपने पास जो फ्रीक्वेंसी है या फिर बोले उस पर जो लेंथ है वो उस पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगी, ठीक है ना। तो अपने पास अपन को नहीं पता, लेकिन ये बात पक्के पता है कि ये कॉन्जिक्यूटिव हार्मोनिक्स है, ठीक है। तो पहले अपन बोल लेते हैं जो अपने पास ट्यूब बनेगी वो अपने पास क्लोज्ड पाइप की तरह बिहेव करेगी, है ना। फंडामेंटल का मतलब ये बनेगा, है ना। तो लेंथ का मतलब अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो लैम्डा बाय 4, और अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करें तो जो अपने पास हार्मोनिक्स होते हैं वो ओड हार्मोनिक्स बनते हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल अपने पास लैम्डा बाई 4 के हिसाब से बनेगा, तो अपने पास जो वेवलेंथ बनेगी या फिर बोले अपने पास जो लेंथ बनेगी 50.7 सेंटीमीटर, उसको बोल देते हैं अपन, मान लो वो nth फंडामेंटल है उसका, 2n + 1 लैम्डा बाय 4 nth हार्मोनिक है, तो अपने पास 2n + 1 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे अपन 50.7 प्लस एरर करेक्शन ई, ठीक है ना। अपने पास जो एंड करेक्शन बनेगा, सॉरी, है ना, तो जो अपने पास एंड करेक्शन बन रहा है उसको अपन ने मान लिया कितना, ई है वो, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट अपने पास कितना बनेगा, 2n + 3 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल्स टू 83.9 प्लस ई, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अपने पास लेट्स से n इज इक्वल्स टू 1 के लिए अपन सोल्व कर लेते हैं। तो अपन को पता नहीं है कि भाई n अपने पास कितना होगा, ठीक है ना। तो अपन जैसे मान लो n इज इक्वल्स टू 0 के लिए अगर अपन सोल्व करते हैं इसको, जैसे मान लो n इज इक्वल्स टू 0 के लिए अगर मैं सोल्व करता हूँ, आई विल गेट लैम्डा बाई 4 इज इक्वल्स टू 50.7 प्लस ई, एंड यहाँ से अपने पास 3 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल्स टू 83.9 प्लस ई बनेगा, ठीक है ना। तो अगर ये लैम्डा बाई 4 अपने पास यहाँ से मैच कर जाता है तो काम बन जाएगा अपने पास, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू 0 के लिए, n इज इक्वल्स टू 0 के लिए अपने पास हो गया कि ये अपने पास जो लैम्डा बाई 4 है वो अपने पास फंडामेंटल हार्मोनिक्स को अपने पास 50.7 पे मिलेगा, ठीक है ना। और जो ये अपने पास थर्ड हार्मोनिक है वो अपने पास 83.9 सेंटीमीटर पे मिलेगा, ठीक बात है ना। तो अपन इन दोनों को जैसे सोल्व करते हैं, तो जैसे मान लो दोनों को डिवाइड कर देते हैं अपन, तो जैसे मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास ये आएगा अपने पास 83.9 प्लस ई इज इक्वल्स टू,
और यहाँ से 3 इधर चला जाएगा, तो 7 या 21, 2 7 5 15, और यहाँ से अपने पास प्लस 3e। तो यहाँ से अपने पास जो एंड करेक्शन बनेगा वो कितना बन जाएगा, देखो एंड करेक्शन आ जाएगा अपने पास 2e इज इक्वल्स टू, यहाँ से अपने पास यहाँ पे 11 में से अपने पास 9 चले गए, तो दैट विल बी 2 पॉइंट, यहाँ पे अपने पास है 1, तो 11 में से 3 गए तो 8, ठीक है, और यहाँ पे बन गया 14, तो 14 में से 8 चले गया, तो अपने पास बचेगा 6, तो 68.2 वो भी बनेगा नेगेटिव का, डिवाइड बाई, अच्छा डिवाइड बाई 2 तो अपने यहाँ से कर देंगे, तो एंड करेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बन गया, देखो है ना, -3.4.1 ये एंड करेक्शन आ रहा है अपने पास, जो कि ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एंड करेक्शन आ गया। तो अपन क्या करते हैं, n इज इक्वल्स टू 0 की जगह अपन n इज इक्वल्स टू 1 से सोल्व करके देखते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। तो अपने पास n इज इक्वल्स टू 1 करेंगे तो अपने पास देखो कौन सा हार्मोनिक बन जाएगा, 3 λ/4 इज इक्वल्स टू 50.7 प्लस e, और यहाँ पे बनेगा अपने पास 5 λ/4 प्लस 83.9 प्लस e। दोनों को अगेन डिवाइड करेंगे, तो ये अपने पास 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया 9 तिया 27 और 3 तिया 9, 9 और 2 11 और 8 तिया 24, 24 और 1 25, 251 प्लस 3e इज इक्वल्स टू, ये बचेगा अपने पास 5 से 7 5 35, ये बनेगा 7 5 35 3.5 और 5 5 25, 253.5 प्लस 5e, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 2e इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, देखो इसमें से और इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये गया 5, 15 में से 7 गया, तो 5 और 3 8 पॉइंट, यहाँ पे बचेगा 2 में से गया तो 1, 1.8 डिवाइड बाय अपने पास 3, ये भी माइनस का बनेगा, तो एंड करेक्शन अपने पास देखो कितना बन रहा है, -0.9, दैट इज मच फिजिबल, है ना। तो एंड करेक्शन अपने पास बन गया -0.9 सेंटीमीटर। अपन को बोला गया द एंड करेक्शन इन दिस एक्सपेरिमेंट इज 0.9 सेंटीमीटर, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अगर एंड करेक्शन अपने पास इतना बन गया तो अपने पास बाकी की कैलकुलेशंस में देखो अपन को चाहिए तो स्पीड से पहले अपन को चाहिए लैम्डा, तो अपने पास अगर e बराबर 0.9 हो गया तो इसमें अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जैसे मैं इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा आई विल गेट द लैम्डा इज इक्वल्स टू 66.4 सेंटीमीटर। अगर अपने पास लैम्डा इतना आ गया तो फ्रीक्वेंसी अपन को गिवन है 500, तो यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगा दैट विल बी एफ लैम्डा, मतलब 500 मल्टीप्लाई 66.4, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, जो कि अपन को गिवन है, ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड। ये तो सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर पर सेकेंड के लिए क्या कर देते हैं अपन, इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दैट विल बी मीटर पर सेकेंड। तो 332 मीटर पर सेकेंड अपने पास ये बन जाएगा। इसका मतलब अपने पास ये भी आंसर अपने पास सही है, ये गलत हो गया। द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज दिस मच, करेक्ट। द रेजोनेंस एट 50.7 सेंटीमीटर करस्पॉन्ड्स टू द फंडामेंटल हार्मोनिक, नहीं, दैट इज थर्ड हार्मोनिक, इसलिए ये भी अपने पास गलत हो गया, ठीक बात। अगर फंडामेंटल हार्मोनिक सही होता तो यहीं से अपने काम बन जाता, ठीक है ना, इस वजह से। चलिए इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है ए सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कर्व्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑयल, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू 0.4 kg is at rest on this surface. An impulse of 1.0 Newton second is applied to the block at time t is equals to 0 so that it starts moving along the x-axis with a velocity of this much. Velocity का अपन को फंक्शन गिवन है, ठीक है। m मास है,
और यहाँ से अपन ने इम्पल्स प्रोवाइड किया है। तो इम्पल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल तो 0 था, रुका हुआ था। तो अपने पास जो मोमेंटम बनेगा है ना, एम वी नोट, वी नोट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी नोट इज ए कॉन्स्टेंट, वेयर वी नोट इज ए कॉन्स्टेंट। अपने पास वी नोट अपन को गिवन नहीं है, क्योंकि अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी अपन को गिवन है ना। तो t इज इक्वल्स टू 0 जैसे ही मैं पुट करूंगा तो v एट t इज इक्वल्स टू 0 विल बी वी नोट। ठीक है, तो अपने पास t बराबर 0 पे अपने पास ये कंडीशन अपन को गिवन है। ठीक, तो इसकी जो वेलोसिटी बनेगी दैट विल बी वी नोट, और ये किसके बराबर हो जाएगी, देखो वी नोट इज इक्वल्स टू इम्पल्स डिवाइड बाय मास, जो कि अपन को कितना गिवन है, इम्पल्स कितना है 1, मास कितना है 0.4। तो 1 डिवाइड बाय 0.4 इज इक्वल्स टू अपने पास हो गया ये 5 डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, कुछ टाइम बाद मतलब कुछ देर बाद अपने पास टाइम t के ऊपर जो वेलोसिटी इस ब्लॉक की वो अपन को गिवन है v नोट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, और टाउ की वैल्यू अपन को गिवन है 4 सेकेंड। ठीक है, अपन को पूछा गया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन मीटर्स एट t इज इक्वल्स टू टाउ टाइम, है ना। तो लेट्स कि अपने पास ये कितने टाइम पे हो गया, ये अपन टाउ टाइम पे बोल देता है, और ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वेलोसिटी को अपन क्या लिख पाएंगे यहाँ से, देखो ds डिवाइड बाय dt इज इक्वल्स टू वी नोट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ds इज इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा वी नोट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और ये हो गया dt। इंटीग्रेट कर देते हैं, ये तो डिस्प्लेसमेंट 0 से s बन जाएगा, और ये t बराबर 0 से t टाइम कितना दे रखा है टाउ, दैट इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कितना बन जाएगा, s इज इक्वल्स टू वी नोट तो आ गया बाहर, इसका इंटीग्रेशन अपने पास क्या बनेगा, देखो अपने पास ये बन जाएगा माइनस ऑफ टाउ ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ, 0 से 4 सेकेंड। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं, वी नोट की वैल्यू अपने पास है 5/2 और माइनस ऑफ इसकी वैल्यू है 4। पहले अपन इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखो ये 4 है तो टाउ भी 4 है अपने पास, तो ई टू द पावर -1 माइनस ऑफ ई टू द पावर 0 मतलब 1, ये अपने पास बन गया। ठीक है, अब यहां से अपने पास कितना बनेगा, देखो s इज इक्वल्स टू ये बन गया 10 और ये बनेगा 1 माइनस ई टू द पावर -1 होता है 0.37 एंड 1 माइनस 0.37 इज इक्वल्स टू 0.63। तो 0.63 को जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो दैट विल बी 6.3 मीटर। तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये 6.3 मीटर बन जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इट रीचेज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर एंड returns to the ground. Upon hitting the ground for the first time, it loses half of the kinetic energy immediately after bounces. ठीक है ना, जैसे ही वो ग्राउंड पे लौटती है तो कोलिजन के बाद में, है ना, ग्राउंड से कोलाइड करेगी, कोलिजन के बाद में वो अपनी आधी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस कर देती है। ठीक है ना, द वेलोसिटी ऑफ बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री with the horizontal surface, the maximum height it reaches after the bounce in meters। तो हो क्या रहा है, देखो अपने पास एक बॉल है और इसको इनिशियली प्रोजेक्ट किया गया है 45 एंगल पे। लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी u अपन को गिवन है क्या, नहीं, केवल अपन को 45 डिग्री गिवन है, और मैक्सिमम हाइट अपन को कितनी गिवन है 120 मीटर। तो ये इनिशियली 120 मीटर इनिशियल मैक्सिमम हाइट पे जाती है पहले वाले पे, और यहाँ से कोलाइड करेगी, और कोलिजन के बाद में क्या होता है कि अपनी जो काइनेटिक एनर्जी, अब जैसे मान लो कि इसको अगर u वेलोसिटी, इसको अगर आपने इसको प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, तो इसकी इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू हाफ m
यू स्क्वायर। तो जितनी स्पीड से आप इसको प्रोजेक्ट करोगे ना, उतनी ही स्पीड से ये वापस से ग्राउंड पे लौट के आएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज स्टिल एम यू स्क्वायर बिफोर कोलिजन टू द ग्राउंड। जैसे ही कोलाइड करेगी ना, वैसे ही इसका जो वेलोसिटी है वो एंगल बना लेता है कितना, लेट्स से ये हो गई v वेलोसिटी, और ये कोलिजन के बाद में कितना एंगल बना लेती है 30 डिग्री। ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है। तो आफ्टर कोलिजन ये कितनी हाइट तक जाएगी ये बताना है अपन को, और इसकी कोलिजन के बाद में जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वो इनिशियल की आधी है। इनिशियल मतलब हाफ एम यू स्क्वायर की आधी है ना। तो अपने पास जो 120 मीटर है उसको कैसे रिलेट करेंगे u से। अपने पास यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होता है u cos 45, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा u sin 45। तो अपने पास ये जो मैक्सिमम हाइट आएगी ना 120 मीटर, ये अपने पास कितनी आती है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो जैसे ही मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा अपन को 45 डिग्री गिवन है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1/2 बन जाएगा, तो दैट विल बी 1/2 डिवाइड बाई 2g। तो अपने पास यहां से एक इक्वेशन आ गई, देखो h इज इक्वल्स टू 120 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4g, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब अपन चलते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से जो v स्क्वायर और u स्क्वायर, यहाँ पे अपन एक रिलेशन तो सीधा का सीधा दिख रहा है कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपने पास कितना बन गया u स्क्वायर डिवाइड बाय 2। और अगर मैं इसके मैक्सिमम हाइट h की बात करूं तो प्रोसेस तो अपने पास सेम ही रहने वाला है। ये एंगल अपने पास 30 डिग्री है, तो इधर कौन सा आएगा v cos 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में आएगा अपने पास v sin 30 डिग्री। तो वापस से प्रोजेक्टाइल में अपने पास जो फॉर्मूला आता है h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर की जगह अपने पास वेलोसिटी कितनी v स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाय 2 इंटू जी। तो v स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितना है यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और साइन 30 अपने पास होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। तो अपने पास देखो कितना बनेगा यू स्क्वायर डिवाइड बाय, ये नीचे बन जाएगा 4 4 4 16 16g। तो अपने पास जो स्मॉल h है मतलब कोलिजन के बाद में मैक्सिमम हाइट अपने पास कितनी बनेगी यू स्क्वायर डिवाइड बाय 16g। तो ये अपने पास इसकी कितने टाइम है 1/4 टाइम है ना। तो 1/4 ऑफ यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4g ऐसे लिख पाएंगे अपन इसको, मतलब 1/4 मल्टीप्लाई ये कितना था 120 मीटर। तो अपने पास मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी कोलिजन के बाद में 30 मीटर। तो यहाँ से अपने पास कितना बनेगा आंसर 30 मीटर। ठीक है, आफ्टर कोलिजन दैट विल बी 30 मीटर। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अपन को बोला हुआ है ए पार्टिकल ऑफ मास 10 की पावर -3 kg 1 मिली किलोग्राम एंड चार्ज 1 कूलम इज इनिशियली एट रेस्ट, रुका हुआ है। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है कब, इनिशियली t बराबर 0 पे। ठीक है, जिसमें E0 की वैल्यू गिवन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। कंसिडर द इफेक्ट ऑफ ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन द पार्टिकल, मतलब उनको ग्रेविटी वगैरह यूज नहीं करना। देन मैक्सिमम स्पीड इन मीटर पर सेकेंड अटेन बाय द पार्टिकल एट सब्सिक्वेंट टाइम्स। तो अपने पास देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि ये पार्टिकल है ना t बराबर 0 पे यहाँ पे रखा हुआ है, इसका चार्ज क्यों है, मास कितना है m, और अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो लेट्स से कि वो इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E0 साइन ओमेगा टी आई कैप इस तरीके से। ठीक है ना।
अब जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा तो यहाँ पे एक फोर्स लगना चालू करेगा, एंड दैट फोर्स इज टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितना हो जाएगा Q E नॉट साइन ओमेगा टी आई कैप, है ना। तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ तो एक्सेलरेशन अपने पास कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डिवाइड बाय एम, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा Q E नोट डिवाइड बाय एम साइन ओमेगा टी आई कैप। ठीक बात है। तो अगर मैं साइन ओमेगा टी का ग्राफ देखता हूँ तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ अपने पास कुछ इस तरीके से बनता है, जहां पे अपने पास ये साइन ओमेगा टी है, या फिर ई नोट साइन ओमेगा टी बोलो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही ग्राफ बन जाएगा कंप्लीटली, है ना। और इस तरफ अपने पास होता है टाइम। तो ये अपने पास जो होता है ये 0 टाइम पे, ये अपने पास कितने टाइम पे, पाई बाई ओमेगा टाइम पे, और ये अपने पास होता है 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पे। तो ये अपने पास जो एक्सेलरेशन बन रहा है ना, ये एक्सेलरेशन अपने पास बन रहा है SHM का एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अगर अपन गौर से देखें इसको तो SHM की जो इक्वेशन होती है उसमें एक्सेलरेशन अपने पास यही होता है, ठीक है। मतलब जो पार्टिकल है ना वो इस पोजीशन के अबाउट इस तरीके से SHM कर रहा होगा, इधर जाएगा, फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 और फिर वापस आएगा। मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन हो गया 0, या फिर मैं बोलूँ यहाँ पे अपने पास फोर्स कितना हो जाएगा 0, t इज इक्वल्स टू, अगर मैं 0 यहाँ पे पुट करता हूँ एक्सेलरेशन विल बी 0 या फिर फोर्स विल बी 0। तो जब फोर्स 0 हो जाएगा तो मीन पोजीशन पे ही पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक बात है। या तो इस तरफ से इस तरफ मान लो या फिर इस तरफ से इस तरफ मान लो, दोनों ही तरफ अपने पास जो स्पीड बनेगी दैट विल बी मैक्सिमम स्पीड एट मीन पोजीशन। ठीक बात है ना। तो अपने पास जो स्पीड बनेगी वो अपन देखो कहाँ से कहाँ तक कर लेते हैं। एक्सेलरेशन को मैं लिख पाऊंगा dv बाय dt इज इक्वल्स टू क्यू ई नोट डिवाइड बाई एम और साइन ओमेगा टी। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है मेरे को, 0 से और पाई बाई ओमेगा तक, मतलब आधे टाइम पीरियड के लिए 0 से पाई बाई ओमेगा के लिए dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सॉरी dt तो अपन ने लिख दिया ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन v लिख लेते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट v अपन लिख लेता है ना, v इंटीग्रेट ही तो करना है अपन को। तो सीधा यहाँ से v लिखने के बाद में जैसे मैं इंटीग्रेट करूँगा तो v अपने पास देखो कितना हो जाएगा, क्यू ई नोट डिवाइड बाय एम साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन बनेगा दैट विल बी माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा 0 से पाई बाई ओमेगा। तो v अपने पास बनेगा क्यू ई नोट डिवाइड बाय एम ओमेगा, और पहले अपन रखेंगे कॉस ऑफ पाई बाई ओमेगा, टी की वैल्यू तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, कॉस ऑफ पाई माइनस, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0। ठीक है। तो अपने पास जो वेलोसिटी बनेगी, क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है देखो, मास ये रहा, क्यू ये रहा, तो क्यू और ई नोट की वैल्यू अपन को गिवन है 1, मास अपन को गिवन है 10 की पावर -3, और ओमेगा की वैल्यू गिवन है अपन को 10 की पावर +3, और यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा कोस 0, माइनस है ना ये, तो -1 और यहाँ भी -1 और माइनस बाहर पहले से है, तो वेलोसिटी अपने पास कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। दैट विल बी द मैक्सिमम स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। इस तरीके से अपन इसको कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज़ 50 टर्न्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स 50 हो गए, 1 बाई 1 अपन डेटा भी लिखते रहते हैं। ठीक है ना। एरिया, टर्न हैज़ एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो टर्न का होगा, मतलब कोइल का जो बनेगा दैट इज 2 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट इनसाइड द गैल्वेनोमीटर इज B, कितना बन रहा है 0.02 टेस्ला। द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन वायर इज 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है, मतलब अपन को यूनिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन अकर्स इफ द कोइल रोटेट बाय 0.2 डिग्री। मतलब अपने पास
जो थीटा नॉट है मैक्सिमम, है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0.2 रेडियन है। द रेजिस्टेंस ऑफ कोयल ऑफ द गैल्वेनोमीटर अपन को गिवन है, ठीक है, 50 ओम, एंड द गैल्वेनोमीटर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द एमीटर capable of measuring the current in the range of 0 to 1 एम्पियर। मतलब अपन को मैक्सिमम कितनी करंट मेजर करनी है, 1 एम्पियर, ठीक है। फॉर दिस पर्पस ए शंट रेजिस्टेंस इज टू बी एडेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, द वैल्यू ऑफ दिस शंट रेजिस्टेंस। अब शंट रेजिस्टेंस के लिए अपने पास देखो क्या करना होता है, ये अपने पास गैल्वेनोमीटर है, इसको एमीटर में कनेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस एस मान लो। इसमें अपन मैक्सिमम जो रेंज अपन को गिवन है वो करंट फ्लो करेगी, और जब मैक्सिमम करंट इसमें मेजरेबल फ्लो करेगी तो अपने पास गैल्वेनोमीटर में फ्लो करनी चाहिए अपने पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, है ना, या फिर बोले फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG। तो जब IG इधर से फ्लो करेगी तो इधर से कितनी फ्लो करनी चाहिए, I माइनस IG। तो इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर RG जो कि अपन इसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी I माइनस IG इंटू S इज इक्वल्स टू IG इंटू RG, IG इंटू RG। तो अपन को चाहिए क्या, S चाहिए, तो दैट विल बी IG इंटू RG डिवाइड बाय I माइनस IG। तो अल्टीमेटली अपने पास क्या क्या चीज़ है, अपने पास I है, ये रहा, RG है, IG नहीं है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट नहीं है। वो कहाँ से आएगा, वो अपने पास इस डेटा से आएगा। देखो कंप्लीट रोटेशन अपने पास कितना हो जाता है, थीटा नोट। तो अपने पास जो रोटेशन होता है या फिर बोले अपने पास जो टॉर्क बनता है ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट, वो अपने पास कितना बनता है, NIA, और मैग्नेटिक फील्ड B, और एंगल अपन 90 डिग्री मानते हैं, मतलब मैक्सिमम अपन अपने पास टॉर्क मान लेते हैं अपन ये, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क। और ये किसको बैलेंस करता है, जो स्प्रिंग होती है उसमें टॉर्शनल कांस्टेंट जो अपन को गिवन है स्प्रिंग का, है ना, उसके कांस्टेंट से C इंटू थीटा नोट के बराबर होता है। तो यहाँ से अपने पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट आ जाएगी IG, क्योंकि अपने पास थीटा नोट कितना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है ना, तो दैट विल बी IG इज इक्वल्स टू अपने पास कितना होगा, C इंटू थीटा नोट डिवाइड बाई NAB। इन सब की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो 10 की पावर माइनस 0.2 डिवाइड बाय n की वैल्यू 50, a की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई b अपने पास कितना है 0. तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1, ठीक है, रेडियन है। तो IG अपने पास देखो कितनी हो जाएगी, देखो ये कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, और ये 1 से एक 1 गया, है ना, ये 2 है, और ये भी गया अपने पास, तो मतलब ये भी गया अपने पास कंप्लीट। तो नीचे बचेगा 1 डिवाइड बाय 10, मतलब 0.1 एम्पियर। तो IG भी अपने पास आ गई 0.1 एम्पियर। तो अपने पास यहाँ से डायरेक्ट S की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो S आएगा अपने पास शंट रेजिस्टेंस 0.1 मल्टीप्लाई RG कितना है 50 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.1 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 5 डिवाइड बाय 0.9, मतलब 50 डिवाइड बाय 9 बोल दो। तो कितना हो गया 9 चौक 36, 9 पंजो 45, 5 पॉइंट, फिर 9 पंजो 45, फिर 5 और फिर 5, है ना, 5.55 ओम। इतना अपन को शंट रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इफ वी वांट द रिक्वायर्ड एमीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। ठीक बात है ना, इस तरीके से अपन इसको कर पाएंगे। तो यहाँ से अपने पास 5.55 ओम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ए स्टील वायर ऑफ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैरीज ए लोड ऑफ मास कैपिटल M। ठीक बात है, मतलब इस वायर को इस तरीके से लटका दिया गया है,
जिसका अपन को डेटा पूरा कंप्लीटली गिवन है, और इसकी लेंथ अपने पास हो जाती है L = 1 मीटर एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, द लेंथ ऑफ द वायर विद द लोड 1 मीटर, ए वर्नियर स्केल with 10 division is attached to the end of the wire। मतलब जो वर्नियर स्केल है वो कुछ इस तरीके से अटैच्ड है कि वो वायर की लेंथ को मेजर कर पा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट टू द स्टील वायर, मतलब ऐसे पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, वायर इज ए रेफरेंस वायर टू विच द मेन स्केल ऑफ द लीस्ट काउंट, अपने पास मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है 1.0 mm। ठीक है, इज अटैच्ड। ठीक है, स्केल ऑफ लीस्ट काउंट, सॉरी अपने पास जो लीस्ट काउंट है वो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट गिवन है। ठीक है ना, 1.0 mm इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, इज अटैच्ड टू द 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल करस्पॉन्डिंग टू द 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। लीस्ट काउंट अपन को गिवन है 1.0 mm या फिर अपन बोले 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ से जैसे इसमें बोला हुआ है, देखो इफ द लोड ऑन द स्टील वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1.2 kg, द वर्नियर स्केल डिवीजन विच कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन इज। तो अपन ये देख लेते हैं कि जैसे मैं 1.2 kg लोड बढ़ा देता हूँ तो स्ट्रेस के कारण कितनी लेंथ और बढ़ जाती है। तो कितनी लेंथ बढ़ जाएगी, दैट इज डेल्टा L इज इक्वल्स टू F इंटू L डिवाइड बाय Y इंटू E, यही होता है अपने पास। ठीक है, F की वैल्यू अपन को गिवन है 1.2 mg के कारण बढ़ेगी, तो दैट इज 10 मल्टीप्लाई L, लेंथ अपने पास इनिशियल 1 थी, डिवाइड बाय Y की वैल्यू कितनी है, देखो Y की वैल्यू ये रही 2 इंटू 10 की पावर 11, और A फिर से एरिया इज, देखो डायमीटर अपन को गिवन है 0.5 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर से ना, तो पाई और यहाँ पे बनेगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस, यहाँ पे अपने पास -4 बन जाएगा ये। ठीक है, तो -4 डिवाइड बाय 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो अपने पास जो डेल्टा L बनेगा वो देखो कितना बन जाएगा 12 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई, और यहाँ से अपने पास बनेगा ये 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 डिवाइड बाई 4, तो अपने पास ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब जो कटता है उसको काट देते हैं, देखो ये बनेगा 8, तो ये अपने पास कट जाएगा 3 बार। ठीक है, तो अपने पास ये 3 बच जाएगा ना, तो अपने पास ये जो सेंटीमीटर बनेगा, सो ये तो अपने पास मीटर में आएगा। ठीक है, तो अपन इसको बना लेते हैं सेंटीमीटर में, तो अपने पास एक 10 रहने देते हैं, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा अपने पास 2, और ये अपने पास पाई जो है, पाई की वैल्यू अपन कितने मान लेते हैं 3.14 या फिर 22/7 मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो जैसे मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ बाकी की चीज़ों को भी, तो अपने पास जो डेल्टा L है वो अपने पास आ जाती है 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने पास लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो जैसे लेंथ बढ़ेगी तो अब ये किससे कोइंसाइड कर जाएगा, 0.3 मिलीमीटर बढ़ने के बाद थर्ड वाले अपने पास जो मेन स्केल है ना, मेन स्केल का जो थर्ड वाला डिवीजन होगा उससे ये कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब अपने पास जो डिवीजन बनेगा दैट विल बी डिवीजन कोइंसाइड इज इक्वल्स टू 0.3 डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल्स टू थर्ड डिवीजन। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो 1 मोल ऑफ एन मोनोएटॉमिक ideal gas undergoes an adiabatic expansion in which its volume becomes 8 times of its initial value। adiabatic expansion हो रहा है, ठीक है ना। if the initial temperature of the gas is this much and then universal gas constant अपन को गिवन है, decrease in the internal energy in joule। तो अपन को टेम्परेचर निकालना है, क्योंकि अपन को इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो अपन लिखते हैं F/2 NR डेल्टा T, वेयर T डेल्टा T इज T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो मान लेते हैं T इनिशियल अपने पास T है, तो अपने पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं V, तो
टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू टी फाइनल, और वी फाइनल अपने पास कितना हो जाता है 8 टाइम्स, दैट इज गामा माइनस वन। ठीक है, गामा की वैल्यू 1 मोल ऑफ मोनो एटोमिक गैस, मोनो एटोमिक गैस है। ठीक है, तो गामा अपने पास कितना होता है 1 + 2/f, मोनो एटोमिक है तो दैट विल बी 5/3। ठीक, वैल्यू पुट कर लेते हैं तो टी फाइनल जो अपने पास बनेगा देखो दैट विल बी टी इनिशियल डिवाइड बाय, इसको ये डिवाइड करेंगे तो अपने पास देखो v की पावर गामा माइनस वन से ये तो कट जाएगा, 8 बच जाएगा गामा माइनस वन, तो t डिवाइड बाय 8 की पावर 5/3 माइनस वन, तो 8 की पावर 5/3 माइनस मतलब माइनस वन हो गया 2/3 है ना, तो t डिवाइड बाय 8 की पावर 2/3, तो दैट विल बी t/4। तो टेम्परेचर कितना हो गया अपने पास t/4। इनिशियल टेम्परेचर अपन को 100 केल्विन दे रखा है एंड टी गिवन है इनिशियल 100 केल्विन। ठीक है ना, ये गिवन है। अब अपन को चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है ना, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू F/2 n R। टी फाइनल अपने पास कितना बना t/4 माइनस टी इनिशियल कितना था t, तो ये डिक्रीज हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि माइनस f मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 मल्टीप्लाई n नंबर ऑफ मोल हो गया 1, और r की वैल्यू अपन को गिवन है 8, और यहाँ पे बनेगा 3/4 t का मतलब 100 केल्विन। तो अपने पास इतनी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो अपने पास देखो कितना कट गया, ये 4 दूनी 8, तो 8 से तो ये कट गया, और ऊपर कितना बच जाएगा अपने पास 3 और 3 9, तो माइनस ऑफ 900। तो यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा, कितने एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, कितनी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी माइनस ऑफ 900, मतलब 900 से डिक्रीज हो जाएगी, तो माइनस नहीं लगाना अपन को। ठीक बात है ना, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला हुआ है, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विद पावर ऑफ 200 watt is incident a perfectly absorbing cathode of work function 6.25 electron। ठीक बात। The frequency of light is just above the threshold frequency, मतलब जो अपने पास जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है कि जस्ट इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकाल सके, मतलब उसकी एनर्जी कितनी है इसके वर्क फंक्शन के बराबर। ठीक बात है, यही मतलब हुआ इसका। सो दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विद नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये है कि जो सरफेस है वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आके बैठ गया, ऐसा है। अज्यूम दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन एफिशिएंसी इज 100%, मतलब 100% एमिशन का मतलब हुआ, या फिर बोला 100% एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि जितने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट हुए उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक बात है ना, मान लो 1000 फोटोन इंसिडेंट हुए मेटलिक प्लेट पे, तो 1000 नंबर ऑफ ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है, कोई भी कम नहीं होगा। हाँ, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट इज अप्लाइड between the cathode and anode. All the emitted electrons are incident normally on the anode and are absorbed. The anode experiences a force F is equals to n into 10 की power 4 into into नहीं है, न्यूटन है, due to the impact of the electrons। ठीक बात है। The value of small n की वैल्यू पूछी होगी ना, small n is, यहाँ पे अपन को बनना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, और 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू अपन को गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, चलिए तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे। मान लो यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट करवाए गए, ठीक है। एक फोटोन के बारे में अपन बात करते हैं h न्यू, ठीक है। इसकी पावर जो है, जो सोर्स, जिस सोर्स से इंसिडेंट करवाया गया दैट इज 200 वाट। अब ये जो पावर है, पावर का मतलब हुआ कि कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं या फिर एमिट हो रहे हैं सोर्स से, है ना। एक की एनर्जी कितनी है h न्यू, तो अपन बोल देते हैं कि मान लो कैपिटल N नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड एमिट हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली अपने पास एक सेकंड में कितनी एनर्जी एमिट हो रही है n इंटू एच न्यू, तो दैट इज
n इंटू एच न्यू एनर्जी पर सेकेंड, तो यही तो अपने पास पावर हो जाएगी, है ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू 200। तो अपने पास जो n है, n इज इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाई एच न्यू। एच न्यू है अपने पास एक फोटोन की एनर्जी, ठीक है ना, और एक फोटोन की एनर्जी अपन को पहले ही बोला हुआ है कि कितनी है, 6.25, ये तो वर्क फंक्शन है। तो क्वेश्चन में बोला तो यही है कि फोटोन की एनर्जी इतनी है कि बस इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के जस्ट बाहर आ गया, ठीक है। तो अपने पास एच न्यू की वैल्यू अपन को गिवन है कितना, 200 डिवाइड बाय 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वोट में है, मतलब ये अपने पास ये कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो अगर मैं पर यूनिट सेकंड बोलता हूँ या फिर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकंड, तो 6.25 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 फोटोन्स पर सेकेंड, इतने नंबर ऑफ फोटोन्स जो हैं वो इंसिडेंट हो रहे हैं किसके ऊपर, मेटेलिक सरफेस, इसको बोल देते हैं अपन, दैट इज कैथोड, है ना। इंसिडेंटिंग ऑन परफेक्टली वर्क फंक्शन हो गया, और अपने पास ये कैथोड हो गया। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ जनरेट होंगे, सही बात है। अब ये जब जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ जनरेट होंगे तो अपन ने क्या किया हुआ है, इस कैथोड और एनोड के बीच में एक पोटेंशियल लगाया हुआ है, और ये पोटेंशियल अपने पास कितना है, 500 वोल्ट। अब क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर दौड़े चले आएंगे, एक्सेलरेट होंगे, कितने वोल्ट से एक्सेलरेट हो रहे हैं, 500 वोल्ट से। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचेगा, जस्ट टकराने से पहले की बात है ना, जस्ट टकराने से पहले इनकी जो एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी, वी वोल्ट से एक्सेलरेट किया है तो Q इंटू वी। तो यहां से अपन मोमेंटम निकाल सकते हैं, इसका जो इनिशियल मोमेंटम है, जैसे मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम अपने पास कितना बनेगा, m इंटू वी, या फिर मैं बोलूँ अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, ये रही काइनेटिक एनर्जी, यही तो है इसकी काइनेटिक एनर्जी, सही बात है। अब जैसे ये इंसिडेंट होगा तो ये एब्जॉर्ब हो गया, तो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन का जो चेंज इन मोमेंटम है वो इतना हुआ, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड यहां पे आ रहे हैं। तो यहां पे अपने पास एक सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज आ गया, दैट इज द फोर्स। तो अपने पास यहां पे लिखेंगे फोर्स एक्सर्टेड n इंटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो n मल्टीप्लाई, एक का कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो f अपने पास देखो कितना रखेंगे, n की वैल्यू ये रही 200 डिवाइड बाई 6.25, 1.6 10 की पावर माइनस 19 अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई m कितना 9.1, 9 ही दे रखा है, 9.1 नहीं दे रखा, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई, और काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, तो यहाँ पे 500 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जिसको अपन को अब सोल्व करना है, तो जैसे मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो अपन को निकल के आ जाती है, F इज इक्वल्स टू 24 इंटू 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन। तो अपन को स्मॉल n की वैल्यू पूछी थी ना, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ गई, 24, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसको कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला हुआ है,
क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर ए हाइड्रोजन लाइक आयोनाइज्ड एटम विद एटॉमिक नंबर विद ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है, एटॉमिक नंबर आई थिंक जेड दे रखा है इसमें ना, यस देयर शुड बी जेड। In the emission spectrum of this atom, the photon emitted in n is equals to 2 to n is equals to 1 transition has energy 74.8 electron volt higher than the photon emitted in n is equals to 3 to 2 transition. ठीक है ना? The ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. The value of Z is, ठीक है। तो देखो अपने पास जो ई एन अपन लिखते हैं वो लिखते हैं माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर 1/n², ये लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है ना? तो अपन को बोला गया है कि जो ई ऑफ 2 माइनस ई ऑफ 1 है दैट इज इक्वल्स टू 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोर देन हायर देन द ट्रांजिशन 3 to 4, मतलब E ऑफ 3 माइनस E ऑफ 2, ये बोला है। तो यहां से अपने पास E2 माइनस E1 को क्या लिख पाएंगे अपन, देखो 13.6 Z स्क्वायर 1/n2 माइनस n1, तो माइनस अपने पास हट जाएगा तो 1/1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चल रहा है ये कार्यक्रम, है ना, प्लस यहाँ पे 13.6 जेड स्क्वायर 1/, यहाँ पे 3 to 2 तो मतलब 4 माइनस 1/9, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 13.6 जेड स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया 13.6 जेड स्क्वायर, और यहाँ पे अपने पास बन जाएगा 3/4 माइनस उधर से इधर आएगा 13.6 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे अपने पास कितना बनेगा, देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 27 और 9 चौक 36, 36, और यहाँ पे बन गया 9 माइनस, तो ये बन गया 5/36, तो ये बन गया 5/36 इज इक्वल्स टू 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गायब हो गया। तो जेड स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 74.8 डिवाइड बाय 13.6, और इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। 36 एलसीएम आ जाएगा, तो 36 तो इधर चला जाएगा, है ना, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 9 चौक 36, 9 तिया 27, 27, और यहाँ पे 4 पंजो 20, तो जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे विल गेट द वैल्यू 9। तो जेड स्क्वायर जो है वो अपने पास 9 आ गया, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 3। इसका मतलब कौन सा एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। और तो इस क्वेश्चन में अपने पास हाइड्रोजन लाइक एटम में क्या होगा, लिथियम Li++। ठीक है, ये बनेगा, इस तरीके से अपन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में अपने पास मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम में क्या बोला हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मेजर्ड एट ए पॉइंट P 0,0, D जनरेटेड ड्यू टू द वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस एंड द डिपेंडेंस ऑफ E on D is found to be different for different charge distributions. List 1 contains the different relation between E and D। ठीक बात है, जो कि अपन को गिवन है ना, E proportional to 1/D, 1/D square, 1/D cube, है ना। Describes list सेकेंड में अपन को क्या बताया हुआ है, describes the different charge इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस along with their location। ठीक बात है, तो अपन को इनको रिलेट करना है। ठीक, तो 1/1 पहले अपन इनका डिस्ट्रीब्यूशंस का इलेक्ट्रिक फील्ड अपन 0,0, D पे निकाल लेते हैं ना, बाकी अपना काम हो जाएगा। तो अपने पास देखो 0,0, D का मतलब हुआ x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, है ना। लेट्स से ये अपने पास हो गया x एक्सिस, और इस तरफ अपने पास हो जाएगी, ये हो जाएगी पॉजिटिव y एक्सिस, और इसको मान लेते हैं अपनी z एक्सिस हो गई। तो ये अपने पास नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस हो गई। तो सबसे पहले अपन को क्या बोला हुआ है, ए पॉइंट चार्ज q एट ओरिजिन, ये पॉइंट q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। पॉइंट का जो अपने पास जो मेजरमेंट वाला पॉइंट है दैट इज एट P 0,0, D, यही है।
तो ये अपने पास डी डिस्टेंस हो गई ना यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज के क्यू डिवाइड बाय डी स्क्वायर, है ना। तो अपने पास जो ये है एक पॉइंट चार्ज की वजह से, तो ये किसको मैच करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये इसको मैच करेगा, है ना। कैसे प्रोपोर्शनल है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड 1/d स्क्वायर के, ठीक। सेकंड देखते हैं, ए स्मॉल डाइपोल विद ए पॉइंट चार्ज q 0,0, L माइनस क्यू 0,0, L। तो पॉइंट चार्ज जो है कहाँ पे रखा हुआ है 0,0, L पे, यहाँ पे है q और एक चार्ज अपने पास यहाँ पे है, ठीक है, q और ये है माइनस q, है ना। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास कितने बन जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस जेड एक्सिस पे हो गया ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0, L बन गए और इसके कोऑर्डिनेट बन गए 0,0, L बन गया। तो अपने पास जो डाइपोल मोमेंट है वो ऊपर की तरफ बनेगा इस तरीके से, दैट इज डाइपोल मोमेंट। और इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, p वेक्टर q इंटू 2l, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, या फिर l वेक्टर बोल देते हैं अपन, l वेक्टर इज टूवर्ड्स z, या फिर अपन इसको बोल देते हैं k कैप, दैट इज मच बेटर, ठीक है ना। तो अपने पास जो ये वाला पॉइंट है, ये p पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू दिस डाइपोल, ये इसके एक्सिस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है ना। तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल की वजह से वो अपन लिखते हैं 2kp, p की जगह कितना है q इंटू 2l डिवाइड बाय डी क्यू। तो अपने पास जो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट p पे, देयर विल बी 4kql डिवाइड बाय डी क्यू, ये बनेगा, है ना। तो डाइपोल की वजह से अपने पास ये मैच करना चाहिए, ठीक है। सेकंड अपने पास थर्ड में देखो, एन इनफाइनाइटली लाइन चार्ज कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। डायग्राम अपन दूसरा बना लेते हैं। अब अपने पास चार्ज जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया अपने पास जेड एक्सिस। तो अपने पास जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ये यहीं पे है लैम्डा, ठीक है ना, यही बोला हुआ है देखो, एन इनफाइनाइटली लाइन चार्ज कोइंसिडेंट विद एक्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है और अगेन अपने पास पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा p 0,0, d। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी, ठीक है ना, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से उससे ये d डिस्टेंस पे है। तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं वो लिखते हैं अपन 2k लैम्डा डिवाइड बाय d ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है ना, 2k लैम्डा डिवाइड बाय d। तो यहाँ से कौन मैच करेगा, देखो यहाँ पे मैच करेगा अपने पास ये थर्ड वाले में ना, फोर्थ में नहीं, थर्ड में। फोर्थ अपन देखते हैं, फोर्थ में अपन को क्या बोला हुआ है, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरिंग, पहले अपन फिफ्थ देख लेते हैं, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज कोइंसाइड विद द एक्स वाई प्लेन विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये तो अपने पास शीट है ना, तो शीट के लिए अपने पास क्या है, ये जो पूरा एक्स वाई प्लेन है, ये जो एक्स वाई प्लेन है दैट इज शीट। तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा शीट की वजह से वो कांस्टेंट होता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस से। इसका मतलब इसमें कौन मैच करने वाला है अपने पास, E इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस, ठीक है ना, फिफ्थ वाला। अब ये वाला चेक करना है अपन को, टू इनफाइनाइट वायर कैरिंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटीज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वन along y is equals to 0, z is equals to L, has a charge density plus lambda, and one along y is equals to 0, z is equals to minus L,
हैज चार्ज डेंसिटी माइनस लेमडा, टेक्स 12 इज लेस देन डी। ठीक है, तो अपने पास देखो हो क्या रहा है, जेड माइनस एल पे है और अलोंग द एक्स एक्सिस है, मतलब अपने पास जो इसी में बना लेते हैं, अगर मैं बनाना चाहूँ तो अपने पास देखो ये तो अपने पास जेड एक्सिस हो गई ना, तो अपने पास एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है और एक की लोकेशन है यहाँ पे और एक की लोकेशन है यहाँ पे, इस तरीके से। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये तो हो गया अपने पास 0, 0, माइनस एल, और ये हो गया 0, 0, एल। ठीक है ना, और यहाँ पे अपने पास है लेमडा और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो माइनस लेमडा था ना यहाँ पे, तो ये माइनस लेमडा था अपने पास, तो इसको अपन माइनस कर देते हैं, दैट इज माइनस लेमडा। यही बोला हुआ ना, यहाँ पे अपने पास कितना है माइनस लेमडा, y इजिकल्स टू 0 और z इजिकल्स टू माइनस एल। ठीक है, और x एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ से देखो ये अपने पास कितनी है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपने पास l और ये भी डिस्टेंस अपने पास कितनी है, ये भी l। तो यहाँ पे P पॉइंट पे देखो, इसको मैं बोल देता हूँ वायर 1 और इसको बोल देता हूँ वायर 2। तो P पॉइंट पे एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, देखो प्लस की वजह से अपने पास इधर होगा E1 और 2 की वजह से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर E2। तो अपने पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, दैट विल बी हाउ मच, E एट P इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। E1 कितना है 2k लेमडा डिवाइड बाय D माइनस D प्लस D माइनस L, D माइनस L, है ना। ये डिस्टेंस अपने पास कितनी होगी, ये वाली, दैट इज D माइनस L, और ये कितनी हो जाएगी, दैट इज D प्लस L। ठीक है, तो 2k लैम्डा डिवाइड बाय D प्लस L। ठीक है, तो यहाँ से 2k लैम्डा अपने पास कॉमन आ गया, ऊपर बन जाएगा अपने पास D प्लस L माइनस D प्लस L डिवाइड बाय D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास 2k लैम्डा, ऊपर तो कितना बन गया अपने पास 2l और नीचे बन गया अपने पास। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ अपन को गिवन है यहाँ पे कि जो 2l है ना वो बहुत छोटा है d से, इसका मतलब हुआ कि वी कैन नेग्लेक्ट दिस l विद रिस्पेक्ट टू दिस d। तो अपने पास ये बनेगा d स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4k लैम्डा l डिवाइड बाय d स्क्वायर। ये अपने पास क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ये डी स्क्वायर के। तो अगर मैं फर्स्ट में मैच करूं तो 5 आ रहा है, सेकंड में मैच करूं तो 3 आ रहा है, 5 3। आर में अपने पास कौन कौन सा आ रहा है, 1 और 2। आर अपने पास 1 बाई डी स्क्वायर और 2 नहीं 1 और 4 आ रहा है, सही बात है 1 और 4, और एस में आ रहा है 2। तो अपने पास ऑप्शन हो गया बी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से अपन 1 बाई 1 चेक कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है ए प्लेन, ये भी अपने पास वही मैच द कॉलम है। ए प्लेनेट ऑफ मास कैपिटल M हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट विद मास M1 एंड M2। द रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर ऑर्बिट्स आर R1 and R2 respectively. Ignore the gravitational force between the satellites. Define V1, L1, K1, T1 to be respectively the orbital velocity, ठीक है, angular momentum, kinetic energy and time period of revolution of satellite 1। और ये सब कुछ हो गया satellite 2 के लिए, corresponding to the quantities of satellite 2। M1 डिवाइड बाई M2 अपन को गिवन है, R1 डिवाइड बाई R2 अपन को गिवन है 1/4, मतलब R2 जो है वो 4 टाइम है। मैच द रेशियोज इन लिस्ट 1 एंड नंबर्स इन लिस्ट 2। तो अपन को V1 डिवाइड बाई V2 बोला है, L1 डिवाइड बाई L2 बोला है, K1 डिवाइड बाई K2 और T1 डिवाइड बाई T2। तो पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है।
अपने पास दो सैटेलाइट हैं, ठीक है, और दोनों जो सैटेलाइट हैं वो अलग अलग रेडियस में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। एक आर में है और एक अपने पास है 4 आर में, ठीक है। चलो यहाँ पे अपने पास लेट्स से कि ये अपने पास हो गया जिसके अबाउट अर्थ मान लेते हैं, जिसके अबाउट अपने पास ये सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये वेलोसिटी v से v1 से ना, पहला वाला r1, और इसकी जो रेडियस है दैट इज r1, और इसकी जो रेडियस है दैट इज r2, और इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज v2, ठीक है। इसका मास अपन को गिवन है m1 और इसका मास अपन को गिवन है m2। तो एक चीज़ तो अपन को पता है m1 डिवाइड बाई m2 ये अपन को गिवन है, और r1 डिवाइड बाई r2 ये अपन को गिवन है। m1 डिवाइड बाई m2 2 है और r1 डिवाइड बाई r2 1/4 है, दैट इज 2 एंड दैट इज 1/4, ऐसा ही गिवन है। तो ये अपने पास r है, r2 इज इक्वल्स टू, आप इसको 4r1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट इज mv1² डिवाइड बाई r1, ऐसे लिखेंगे, है ना। तो अपने पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला अपने पास क्या बनेगा, √of g कैपिटल M डिवाइड बाई r1, यही बनता है। तो अपने पास mv² डिवाइड बाई r दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय g कैपिटल M स्मॉल m1 डिवाइड बाय r1²। यहीं से अपने पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन आती है। और v2 अपने पास क्या बनेगा, √of g कैपिटल M डिवाइड बाय r2। तो अपने पास v1 डिवाइड बाय v2 कितना हो गया, √of r2 डिवाइड बाय r1, और ये अपने पास कितना गिवन है 4 डिवाइड बाय 1 मतलब 2। तो v1 डिवाइड बाय v2 हो गया 2। L1 अपने पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम m1 v1 r1, और सेकेंड वाले का होगा L2 इज इक्वल्स टू m2 v2 r2। तो अपने पास L1 डिवाइड बाई L2 अगर मैं लिखूंगा तो m1 डिवाइड बाई m2, v1 डिवाइड बाई v2 और r1 डिवाइड बाई r2, और इसकी सबकी वैल्यूज अपन को पता है। तो अपने पास देखो m1 डिवाइड बाई m2 कितना है 2, v1 डिवाइड बाई v2 अपने पास कितना है 2, और ये कितना है 4, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। मतलब v1 डिवाइड बाई v2 हुआ था अपने पास 2, और L1 डिवाइड बाई L2 अपने पास हुआ 1, ठीक है। अब अपन को चाहिए काइनेटिक एनर्जीज K1 डिवाइड बाई K2। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब K1 डिवाइड बाई K2 इज इक्वल्स टू होगा हाफ mv², तो m1 डिवाइड बाई m2 मल्टीप्लाई v1 डिवाइड बाई v2 का होल स्क्वायर। ये तो इनकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, है ना। काइनेटिक एनर्जीज यस, काइनेटिक एनर्जीज, ठीक। तो अपने पास यहाँ पे देखो K1 डिवाइड बाय K2 अपने पास कितना है, m1 डिवाइड बाय m2 2 हो गया, v1 डिवाइड बाय v2 अपने पास कितना हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से अपने पास ये मैच करेगा इसको। फाइनल अपने पास T1 डिवाइड बाय T2, ठीक है। तो अपने पास जो T1 डिवाइड बाय T2 है वो अपने पास कितना हो जाएगा, देखो जो टाइम होता है ये अपन को पता है कि टाइम का स्क्वायर जो होता है वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो अपने पास जो टाइम T1 डिवाइड बाय T2 है वो रेडियस के R1 डिवाइड बाय R2 की पावर 3/2 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखो R1 डिवाइड बाय R2 अपने पास 1/4 थी की पावर 3/2, तो ये अपने पास 1/4 मतलब 2 स्क्वायर, तो 2 क्यूब मतलब 1/8 बन जाएगा ये। तो अपने पास T1 डिवाइड बाई T2 कितना हो गया 1/8। तो ये मैच करेगा किसको 1 को। तो कौन सा अपने पास ऑप्शन बन जाएगा, देखो 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है अपन को 1 मोल ऑफ, यहाँ पे भी एक और अपने पास मैच द कॉलम है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, 1 मोल ऑफ
A monoatomic ideal gas undergoes four thermodynamic processes as shown in the schematic in PV diagram below. ठीक है, among these four processes one is isobaric, isocoric, isothermal and adiabatic. अब अपन ये आराम से पहचान सकते हैं. देखो अगर मैं आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में देखूं तो जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी वो एडियाबेटिक होगा, है ना. तो अपने पास ये वाला जो है ये एडियाबेटिक है. यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, दैट इज आइसोबैरिक. यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक. और ये हो गया अपने पास आइसोथर्मल. प्रोसेस अपन को पहचानने आने चाहिए. ठीक है, अब पूछा गया अपन को, देखो प्रोसेस 1 2 3 4, तो अपन को सब में पहले इधर से चालू करते हैं. वर्क डन बाय द गैस इज 0, तो वर्क डन बाय गैस इज 0. अपने पास अगर डेल्टा V 0 हो जाता है तो वर्क डन अपने पास 0 हो जाएगा. इसका मतलब ये कौन से प्रोसेस में है, आइसोकोरिक. और आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा है, थर्ड प्रोसेस. इसका मतलब इसमें क्या आएगा, थर्ड आएगा. ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स अनचेंज्ड, आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा है, फोर्थ वाला, तो इसमें आएगा फोर्थ. ठीक है, नो हीट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द गैस एंड इट्स सराउंडिंग, मतलब जिसमें डेल्टा Q 0 होता है. डेल्टा Q 0 किस में होता है, एडियाबेटिक में. एडियाबेटिक कौन सा प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस. फर्स्ट मतलब ये वाला. लास्ट बचता है वर्क डन बाय द गैस इज 6 P0 V0. तो अपने पास ये जो वर्क डन बनेगा आइसोबैरिक प्रोसेस में, तो यही तो वर्क डन बनेगा अपने पास, एरिया अंडर द कर्व. ये कितना है, दैट इज 2 V0, 3 V0 माइनस V0 इज 2 V0. और हाइट कितनी हो गई, 3 P0. तो वर्क डन कितना हो गया इसके अंदर, वर्क डन हो गया 2 V0 मल्टीप्लाई 3 P0, दैट इज 6 P0 V0. सही बात है, मतलब ये वाला. तो फर्स्ट में आ रहा है 3, फर्स्ट में 3 C और D में आएगा. सेकंड में आएगा 4 4 4. थर्ड में आ रहा है 1 1 2. तो अपने पास आंसर आ गया C वाला. ठीक है, और लास्ट वाले में आएगा 2, दैट इज द आंसर. इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन देखते हैं. देखो अगेन एक और अपने पास, मैच द कॉलम. इन द लिस्ट 1 below 4 different paths of the particle are given as function of the time. In this function alpha beta are positive constant of appropriate dimension and alpha is not equal to beta. In each case the force acting on the particle is either 0 conservative, 0 और conservative. ठीक है ना, ये अपन को ध्यान रखने वाली बात है. List second 5 physical quantities of the particle are mentioned. P vector linear momentum, L vector angular momentum. About the origin, K is kinetic energy, U is potential energy, E is total energy. Match each path in list 1 those quantities in list second which are conserved for the path. अपन को ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ अपने पास कौन कौन से पाथ के लिए कंजर्व्ड रहेगी. ठीक बात है. तो पहले अपन को ये गिवन है. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो अपन को पोजीशन वेक्टर गिवन है टाइम के टर्म में. तो वेलोसिटी अपने पास कितनी बनेगी, वेलोसिटी वेक्टर इज dr वेक्टर डिवाइड बाई dt. यही होता है. तो dr वेक्टर डिवाइड बाई dt के लिए अगर मैं करूँगा तो दैट विल बी अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप. कॉन्स्टेंट है. एक्सेलरेशन कितना, 0. अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं है. अगर कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं है तो अपने पास लीनियर मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है ना. एंगुलर मोमेंटम अपने पास कंजर्व्ड रहेगा. काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड, पोटेंशियल एनर्जी भी कंजर्व्ड, और एनर्जी टोटल एनर्जी भी अपने पास क्या रहेगी, कंजर्व्ड. इसका मतलब इसमें सब आना चाहिए 1 2 3 4 और 5. क्योंकि अपने पास फोर्स कितना है, यहाँ पे फोर्स ही 0 हो गया ना. यहाँ पे अपने पास यहाँ पे m v वेक्टर दैट विल बी कांस्टेंट, देयरफॉर फोर्स इज 0. अगर फोर्स अपने पास 0 हो गया तो अपने पास एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहेगा, ये भी कंजर्व्ड रहेगा, ये भी कंजर्व्ड, ये भी कंजर्व्ड.
तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं अपन, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन में अपन को बोला हुआ है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा साइन ओमेगा टी जे क्या है। तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन चेक करूं तो पहले वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेते हैं अपन। वेलोसिटी मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन डी आर वेक्टर डिवाइड बाय डी टी, है ना। अभी मैं सेकेंड ऑप्शन के लिए चेक कर रहा हूँ, मतलब आई एम चेकिंग फॉर दिस, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो अपने पास आएगा अल्फा माइनस ऑफ अल्फा, है ना। तो माइनस ऑफ अल्फा साइन ओमेगा भी आ जाएगा अपने पास, ओमेगा भी आएगा, साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बीटा ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ए वेक्टर अपने पास कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस बीटा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी स्क्वायर जे कैप। तो अपने पास अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहाँ से मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ। अपने पास क्या बनेगा, अल्फा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस बीटा साइन ओमेगा टी जे कैप। तो ये बन क्या गया, देखो क्या बन गया, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर बन गया ये। अब यहाँ पे ये आर वेक्टर हो गया। और अगर मैं इसकी पाथ की इक्वेशन देखूं, x अपने पास ये रहा, y अपने पास ये रहा, तो x अपने पास कितना बनेगा, x इज इक्वल्स टू अपने पास बन गया है अल्फा कॉस ओमेगा टी और y अपने पास बन गया बीटा साइन ओमेगा टी। तो मैं क्या करता हूं, यहां से कोस ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लेता हूं, यहां से साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल देता हूं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं मैं। अब जैसे ही मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा ना, तो मेरे पास एक ये इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और ये इक्वेशन जो है ये अपने पास एक इलिप्स की इक्वेशन हो गई, इलिप्स की इक्वेशन हो गई। और इससे देखो, इससे अपन को क्या पता लगता है, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से ये पता लगता है कि किसी भी पोजीशन वेक्टर के लिए, या फिर बोले अपन किसी भी पोजीशन के लिए जो एक्सेलरेशन होगा ना, दैट विल बी ऑलवेज अलोंग द पोजीशन वेक्टर एंड द पार्टिकल इज मूविंग ऑन इलिप्टिकल पाथ। जैसे अपने पास होता है किसके अंदर, अर्थ सैटेलाइट के अंदर, ये अपने पास इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है। और ये अपने पास एक एक्सिस हो गई और ये अपने पास दूसरी एक्सिस हो गई, ठीक है। ठीक है, ये अपने पास दूसरी एक्सिस हो गई। और जो पार्टिकल है, जैसे अपने पास जो अर्थ है वो हमेशा अपने पास एक फोकस पे होती है, ठीक है। और पार्टिकल कहीं पे भी हो, अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन रहेगा दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द रेडियल डायरेक्शन, दैट इज द मीनिंग, मतलब इस डायरेक्शन में रहेगा। दैट इज फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करेगा, इसका कंपोनेंट करेगा वो, ठीक बात है ना। तो इसकी वजह से, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो फोर्स है ना अपने पास, ये सेंट्रॉइड फोर्स है ना। सेंट्रॉइड फोर्स के लिए अपने पास क्या P कंजर्व्ड रहेगा, P तो चेंज होता रहेगा, कौन से वाले पाथ पे मूव कर रहा है, ये इलिप्टिकल पाथ पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी तो कंटिन्यूसली चेंज हो ही रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। और यहाँ पे अपने पास जो स्पीड है वो भी चेंज होती रहेगी, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी और यहाँ पे स्पीड अपने पास थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे अपने पास ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं वो। तो यहाँ से देखो अपने पास क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्यों, क्योंकि अपने पास जो फोर्स है वो हमेशा इस सेंटर की तरफ आ रहा है और फोर्स जो अपने पास है वो कंजर्व्ड है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा, ये एंगुलर मोमेंटम हमेशा इसके अबाउट कंजर्व्ड रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि इसके ऊपर टॉर्क जो है हमेशा जीरो है ना। फोर्स हमेशा इसके डायरेक्शन में लगेगा, टॉर्क विल ऑलवेज बी जीरो। तो अपने पास यहाँ पे एक तो रहेगा, यहाँ पे इसमें लिख देते हैं अपन 2, है ना, कोमा। क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, नहीं। पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है ना। दोनों कंजर्व नहीं रहेगी, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी।
मतलब टोटल जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, है ना, यही तो अपन पढ़ते हैं। यहाँ पे जितनी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी कांस्टेंट, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी कांस्टेंट, या फिर यहाँ पे अपने पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी कांस्टेंट। फॉर ऑल पोजीशंस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि अपने पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। तो 2,5 थर्ड वाला देखते हैं अपन। देखो थर्ड वाले में और सेकंड वाले में क्या डिफरेंस है। थर्ड वाले और सेकंड वाले में केवल एक डिफरेंस है, यहाँ पे अपने पास अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा है, यहाँ पे दोनों अपने पास अल्फा और यहाँ पे भी अल्फा है, तो बाकी का अपने पास सब कुछ सेम रहेगा। ये तो इलिप्टिकल पाथ हो गया ना, दैट इज इलिप्टिकल पाथ। लेकिन इस वाले केस के लिए कौन सा पाथ आ जाएगा, सर्कुलर पाथ आ जाएगा। एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, सेम, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे सेम वैल्यू आएगी अपने पास। तो एक्सेलरेशन और पाथ जो बनेगा अपने पास, थर्ड पॉइंट के लिए बात करने अपन, एक्सेलरेशन कितना बनेगा, -ω² r वेक्टर, सेम जैसा अपने पास पहले था वैसा का वैसा, टुवर्ड्स द सेंटर। और पाथ क्या बनेगा, x² + y² = α²। अब ये कौन सा पाथ हो गया, दैट इज सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ में क्या क्या होगा, देखो अगर मान लो मैं इसी को ही सर्कुलर पाथ बना लूँ, ठीक है ना, यहाँ पे जो अपने पास सैटेलाइट है वो सर्कुलर पाथ में भी मूव करते हैं, ठीक है ना। अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये किसी एक फिक्स रेडियस में मूव करेगा और यहाँ पे अपने पास जो स्पीड रहेगी दैट विल बी कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगी तो क्या अपने पास मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, नहीं, स्पीड चेंज हो रही, सॉरी स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी इज गोइंग टू बी चेंजिंग कंटिन्यूअसली। एल एंगुलर मोमेंटम ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना, सेंट्रॉइड फोर्स है, तो इसमें आएगा एक तो अपने पास 2। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है ना, मतलब पोटेंशियल के मतलब नहीं, 1 2 3 4 और टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी 5, है ना। अगर ये दोनों कंजर्व है तो ये भी कंजर्व रहेगी, ठीक बात है। चलिए लास्ट अपने पास देखो क्या है, r वेक्टर इज इक्वल टू α t + β/2 t²। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, dr वेक्टर डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू, अपने पास क्या बन गया वो देखो, α t i कैप β/2 t² j कैप। तो अपने पास अल्फा टी की वजह से ओनली अल्फा और β/2 मतलब बीटा और ये बन गया टी जे कैप, ठीक है। और एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं अपन, माइनस ऑफ नॉट माइनस प्लस dv डिवाइड बाई dt। तो dv डिवाइड बाई dt करूंगा तो अल्फा का तो जो 0 हो गया, केवल ये बचेगा अपने पास बीटा जे कैप, मतलब एक्सेलरेशन कैसा हो गया, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट हो गया एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है अपने पास। इस वाले में अपने पास फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट है ना अपने पास, तो फोर्स अगर अपने पास कांस्टेंट है इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास जो लीनियर जो मोमेंटम है वो तो कंजर्व्ड रहेगा नहीं, क्योंकि अगर फोर्स कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी तो मोमेंटम भी कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं आर वेक्टर को देखूं तो आर वेक्टर अपने पास जो है वो इस तरीके से है और एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट अपने पास, ठीक है ना। तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे टॉर्क जो है वो नॉन जीरो आएगा। टॉर्क क्या होता है अपने पास, टॉर्क इज नथिंग बट आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। एफ वेक्टर अपने पास कांस्टेंट है लेकिन अपने पास टाइम टू टाइम अपने पास टॉर्क जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, टॉर्क जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कंजर्व्ड नहीं रहने वाला। काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो अगर मोमेंटम बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं रहने वाली, कंजर्व्ड नहीं रहने वाली। पोटेंशियल एनर्जी भी अपन ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन दोनों में अगर अपने पास एंगल जो है वो क्या बनेगा, देखो
वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन दोनों में अगर मैं चेक करूं तो एंगल क्या बनेगा, 0 तो नहीं है, टाइम के हिसाब से एंगल चेंज होगा, ठीक है ना। अगर एंगल चेंज होगा तो उसकी पोजीशन जो है पार्टिकल की वो भी चेंज होती रहेगी। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती रहेगी, मतलब ये भी अपने पास नहीं रहेगा कंजर्व्ड, लेकिन टोटल जो एनर्जी है पार्टिकल की वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, क्योंकि फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक बात है ना। तो फाइनल वाले लास्ट वाले में अपने पास केवल और केवल एक आएगा 5, इस वजह से अपने पास ऑप्शन क्या बनेगा, ए ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास ये कंप्लीट 2018 का पेपर 2 होता है, ठीक।